नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो हमारा बोर्ड है ना, उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 का हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर नंबर 2 की बात करने वाले दोस्तों हम। आप अपनी तैयारी जारी रखें। मात्र कितने दिन रहे आपके 24-25 दिन रहे हैं। इनके अंदर आप अच्छी तरीके से मेहनत करिए। हर हाल में आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है दोस्तों। अच्छी तरीके से अपना काम करते रहे, किसी की कुछ मत सुने। अभी आप पढ़ाई में व्यस्त रहें, बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी से दूर ना जाएं। 101% सेल्फ स्टडी से जुड़े रहें, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल कोट, जिसके आपको अपनी तैयारी में एक मजबूत स्तंभ के रूप में ये काम आते हैं। ऐसे थॉट: हार कैसे मान लूँ, हार कैसे मान लूँ, ये मेरे माँ बाप का सपना है, कोई मजाक थोड़ी ना है। ये दोस्तों कितना शानदार मोटिवेशनल कोट है। हार कैसे मान लूँ, ये मेरे माँ बाप का सपना है, कोई मजाक थोड़ी ना है। दोस्तों आपको अगली बार 90 प्लस अंक लाने आपका सपना नहीं है, आपके माँ बाप का सपना है। उनके सपने को साकार करने में आप जुट जाइए दोस्तों, 101% सफलता मिलेगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारे जो मोटिवेशनल कोट के साथ ही इस मॉडल पेपर की संपूर्ण व्याख्या से ही चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों आपका मॉडल पेपर नंबर 2 जो इसकी बात संपूर्ण चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने बार परीक्षा के बारे में चर्चा करता हूँ। ये आपका 80 नंबर का पेपर होगा और उसको पूरा करने में आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों कल मैं एक नया सेशन बोर्ड परीक्षा के माध्यम से कौन से ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं, इनके बारे में मैं एक वीडियो जरूर डाल दूंगा। जो शॉर्ट वीडियो बने ट्रिक, इतिहास और राजनीति के इस सेशन पर शॉर्ट वीडियो की ट्रिक हैं, वह एक बार जरूर देख के आपको उससे भी आपका अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दोस्तों ये बात है दोस्तों, आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, ये इस पैराग्राफ को आपको सर्वप्रथम बोर्ड एग्जाम के अंदर ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। दोस्तों कितने नंबर मिलेंगे, इसको जल्दीबाजी नहीं करनी है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ करके ही आंसर देना है, क्योंकि 6 नंबर मिलने हैं दोस्तों। अगर एक प्रश्न भी मिस हो जाता है तो आपका 1 नंबर खराब हो जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं। किसी देशभक्त कवि का उद्घोष है, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्पष्ट है कि वह स्वदेश प्रेम ऐसा पवित्र भाव है जिसकी व्यंजना देशभक्तों के चरित्रों में उत्कृष्ट रूप में होती है। देखा जाए तो स्वदेश प्रेम मनुष्य का न केवल स्वाभाविक गुण है, अपितु वह एक प्राथमिक कर्तव्य भी है। इस कर्तव्य की पूर्ति देश के लिए अपना तन मन धन सभी समर्पित करने पर भी नहीं होती है। महान से महान त्याग करके भी व्यक्ति जननी और जन्मभूमि के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को जो सर्वस्व प्राप्त होता है जननी एवं जन्मभूमि द्वारा ही उसे प्रदत्त है। उसका प्रतिदान करके मनुष्य देश के प्रति समर्पित रहने की भावना व्यक्त करता है। देशभक्ति के लिए वस्तुतः यह समर्पण भाव महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये हमने इसका पैराग्राफ पढ़ लिया है और पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। दोस्तों इससे आपको क्या नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हो रही है कि स्वदेश प्रेम का महत्व क्या है, इसके बारे में इसके अंदर चर्चा हो रही है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है, स्वदेश प्रेम का महत्व के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उपयुक्त शीर्षक यही है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है कि हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, किसका उद्घोष है। ये दोस्तों किसका उद्घोष है, ये एक दोस्तों देशभक्त कवि का उद्घोष है। किसका दोस्तों, देशभक्त कवि का उद्घोष है। तो इसको मैं दोस्तों प्रूफ के साथ आपको नीचे दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर दिया हुआ ना, किस देशभक्त कवि का उद्घोष है, किसी देशभक्त कवि का उद्घोष है, हृदय नहीं हुए पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये किसका उद्घोष है दोस्तों, देशभक्त कवि का उद्घोष है। ये आपको नजर आया ना। तो इस प्रकार से आपको उत्तर छांटने हैं, इसके सारे उत्तर इस पैराग्राफ में ही नियत है। आपको बस पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। ठीक है ना। तो उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि आपका जो
तीसरा प्रश्न है, स्वदेश प्रेम को कैसा भाव बताया गया है। स्वदेश प्रेम को कैसा भाव बताया गया है। स्वदेश प्रेम को कैसा भाव बताया गया है दोस्तों। स्वदेश प्रेम को पवित्र भाव बताया गया है। कैसा भाव बताया गया है। पवित्र भाव बताया गया है। चौथा इसके अंदर है, देश प्रेम मनुष्य का कौन सा कर्तव्य है। देश प्रेम मनुष्य का कौन सा कर्तव्य है। तो दोस्तों इसके अंदर यह है कि देश प्रेम है वो मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है। प्राथमिक कर्तव्य है। नेक्स्ट इसके बाद पांचवा प्रश्न है, देशभक्ति के लिए कौन सा भाव महत्वपूर्ण है। देशभक्ति के लिए कौन सा भाव महत्वपूर्ण है। तो कौन सा दोस्तों, देशभक्ति के लिए जो समर्पण भाव है वो महत्वपूर्ण है। देशभक्ति के लिए समर्पण भाव महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों पढ़ा ना, समर्पण भाव महत्वपूर्ण है। ये देख लीजिए आप इस पेपर के अंदर, देशभक्ति के लिए वस्तुतः ये समर्पण भाव महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा छठा है, मनुष्य किससे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। मनुष्य किसके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है जननी और जन्मभूमि। दोस्तों आपको यह नज़र नहीं आ रहा होगा, जो दो ऑप्शन है ये सही है कि जननी और जन्मभूमि के ऋण से मनुष्य क्या नहीं हो सकता है, ऋण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस दूसरे पैराग्राफ की। दूसरा पैराग्राफ है दोस्तों, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ दीजिए दोस्तों। पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों ये भी आपका 6 नंबर का होने वाला है और इसको पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर देने का प्रयास करना है। तो हम पढ़ते हैं इसका, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागने नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति पढ़ने पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय नहीं आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, अपने से ही डरती है। खड़क छोड़ विश्वास कर किसी का कभी नहीं करती है। खड़क छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। तो इसके दोस्तों ये प्रश्न है, प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक होगा। इसका दोस्तों उचित शीर्षक क्या होगा। इस काव्यांश का उचित शीर्षक होगा न्यायपूर्ण शांति। क्या दोस्तों, न्यायपूर्ण शांति है और इसका उचित कार्य उचित काव्यांश का शीर्षक होगा। दूसरा है, संसार में शांति स्थापित करने के लिए नर का सुख भाग कैसा होना चाहिए। संसार में शांति स्थापित करने के लिए नर का जो सुख भोग है वो कैसा होना चाहिए दोस्तों। अविस्तृत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। अविस्तृत होना चाहिए। तीसरा है, समान रूप से व्याप्त शांति किस पर राज्य करती है। क्या प्रश्न है दोस्तों, समान रूप से व्याप्त शांति किस पर राज्य करती है। तो इसका आंसर है हृदय पर राज्य करती है। नेक्स्ट चौथा है, शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया है। शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया है दोस्तों। अन्याय को शांति का प्रथम न्यास कहा गया है। किसको। अन्याय को शांति का प्रथम न्यास कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवा, कौन खड़ग छोड़ विश्वास किसी का भी नहीं करती है। कौन खड़ग छोड़ विश्वास किसी का भी नहीं करती है। तो दोस्तों ये कृत्रिम शांति है, वो क्या नहीं करती है, किसी का कभी विश्वास नहीं करती है। नेक्स्ट है छठा है, किस प्रकार की शांति राज्य करती है। तो किस प्रकार की शांति राज्य करती है दोस्तों, ये न्यायपूर्ण शांति है वो राज्य करती है। कौन सी शांति, न्यायपूर्ण जो शांति है वो राज्य करती है। तो ये हमने पैराग्राफ की चर्चा की। इसके बाद दोस्तों मैं आपके सभी सवाल पीपीटी मोड में लेकर आया हूँ, तो वह जरूर देखें। हमारा दूसरा प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए रिक्त स्थानों की दोस्तों पूर्ति करनी है। पहला है, जिस रचना को पढ़कर पाठक का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों। उसे कहते हैं माधुर्य गुण। क्या कहते हैं दोस्तों, माधुर्य गुण कहते हैं। जिस रचना को पढ़कर पाठक का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए उसे माधुर्य भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, माधुर्य भाव कहते हैं। दूसरा है, काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करने वाले तत्व को काव्य दोष कहते हैं। दोस्तों ये परिभाषा आपको हर एक को याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है।
क्या प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करने वाले तत्व को काव्य दोष कहते हैं। तीसरा है सवैया छंद को प्रमुखतः 11 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सवैया छंद के प्रमुखतः 11 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 11 भेद होते हैं। नेक्स्ट होता है छंद कविता के प्रत्येक चरण में मात्रा, वर्ण, यति आदि का एक निश्चित क्रम होता है। आदि का क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की इसका बात करते हैं। 5वां है कि काव्य में शब्द के द्वारा भाव संप्रेषण की चारुता बढ़ाई जाती है, वहाँ कौन सा दोस्तों शब्द अलंकार होता है? काव्य में शब्द के द्वारा भाव संप्रेषण की चारुता बढ़ाई जाती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है। छठा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान अलंकार कहलाते हैं। ये दोस्तों आपके छोटे प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या उपादान अलंकार कहलाते हैं। ठीक है ना, ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा 20 शब्द है। कितनी है दोस्तों? 20 शब्द है। 20 शब्द से इसको ज़्यादा नहीं लिखना है। इससे अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो भी उतने ही नंबर मिलने वाले हैं। हर एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो आपको इसके हिसाब से प्रश्न का आंसर देना है। दोस्तों पहला प्रश्न है ओज गुण की परिभाषा बताइए। क्या है? ओज गुण की परिभाषा बतानी है, तो दोस्तों इसका आंसर है जिस रचना को सुनकर या पढ़कर मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत हो, वहाँ ओज गुण पाया जाता है। और नहीं दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, वहाँ ओज गुण पाया जाता है। जिस रचना को सुनकर या पढ़कर मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत हो, वहाँ ओज गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? ओज गुण पाया जाता है। दूसरा है काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? बताइए काव्य के दोष कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। काव्य दोष दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला काव्य दोष है शब्दगत या पदगत काव्य दोष, ठीक है ना। दूसरा है अर्थगत काव्य दोष और तीसरा है रसगत काव्य दोष। दोस्तों तीनों आपको याद रह जाएंगे, शब्दगत या पदगत काव्य दोष, दूसरा है अर्थगत काव्य दोष और तीसरा है रसगत काव्य दोष। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कि आपका पत्रकारीय लेखन और पत्रकारीय लेखन से क्या समझते हो, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपका जो पत्रकारीय लेखन है उसे आप क्या समझते हो, उसको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों पत्रकारों द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने हेतु लेखन के विभिन्न रूपों, संपादकीय, समाचार, रिपोर्ट, पिक्चर आदि के इस्तेमाल करने का पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ठीक है ना। पत्रकारों द्वारा पाठकों तक पहुंचाने हेतु लेखन के विभिन्न रूपों या संपादकीय, समाचार, रिपोर्ट्स, फीचर आदि के इस्तेमाल करने को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ये भी दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, इसके अंदर विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होती है। दोस्तों विशेष लेखन की भाषा शैली कैसे होती है? विशेष लेखन की भाषा शैली सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए। दोस्तों इसका आंसर है कि विशेष लेखन की जो भाषा है वो सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए। इसकी शब्दावली विशेष तकनीकी की होती है। इसकी शब्दावली दोस्तों कैसी होती है? विशेष तकनीकी की होती है। नेक्स्ट 5वां है विशेष लेखन के अंतर्गत कौन से लेखन आते हैं। दोस्तों विशेष लेखन के अंतर्गत कौन से लेखन आते हैं, तो इसका आंसर है कि विशेष लेखन के अंतर्गत संबंधित विषय या क्षेत्र पर रिपोर्टिंग फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार और लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन आदि आते हैं। ये दोस्तों इसके अंदर बताए गए हैं कि जो आपके विशेष लेखन के अंतर्गत ये लेखन कार्य आते हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका आंसर है अरुण ये मधुमेह देश हमारा कविता को जयशंकर प्रसाद जी ने भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में पेश किया है। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, अरुण ये मधुमेह देश हमारा कविता को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर है अरुण ये मधुमेह देश हमारा कविता को जयशंकर प्रसाद ने, किसने दोस्तों? जयशंकर प्रसाद ने भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में पेश किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वां प्रश्न के। 7वां, ये दीप अकेला,
ये दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि ने किस बात पर बल दिया है? तो इसका दोस्तों आंसर है, यह दीप अकेला कविता में कवि ने मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। ये दीप अकेला कविता को कवि ने मनुष्य की जो व्यक्तिगत सत्ता होती है उसको किसके साथ दोस्तों? सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। ये इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की, सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में क्या अंतर है? दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है और हर किसी को ये प्रश्न क्या कर देता है, मतलब अटपटा कर देता है। ये प्रश्न काफ़ी अलग टाइप का है कि सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर क्या है? तो दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक का नाम है। क्या है दोस्तों? सत्य हरिश्चंद्र है वो आपके एक नाटक का नाम है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। क्या खतरनाक वाला प्रश्न है, क्या खतरनाक प्रश्न वाला प्रश्न है दोस्तों, हर किसी को ये समझ में नहीं आने वाला है। सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र उस नाटक के लेखक है जिन्होंने इस नाटक को लिखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न है, मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह की उपमा किसे दी गई? मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह उपमा किसे दी गई दोस्तों? प्रधानाध्यापक के 8 वर्षीय पुत्र को जो कि जटन प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर स्वयं को हादी के कोल्हू की तरह प्रस्तुत कर रहा था। दोस्तों प्रधानाचार्य जी थे, उनके 8 वर्षीय पुत्र को क्या दी गई थी? मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह की उपमा दी गई थी जो कि रटन प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर स्वयं को हादी की कोल्हू की तरह प्रस्तुत करने का क्या करता था? प्रयास करता था। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, कविता लेखन एक कला है कैसे? कविता लेखन भी एक कला है कैसे, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है, कविता कवि के आंतरिक भावों की वह अभिव्यक्ति है जिससे वह शब्दों में पिरोता है। कविता की रचना तुकबंदी लय रिदम देखकर की जाती है। दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कविता है वो कवि के आंतरिक भावों की वह अभिव्यक्ति है जिसे वह शब्दों में पिरोता है और कविता की रचना तुकबंदी लय रिदम देखकर की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, नाटक में सब टेक्स्ट क्या होता है? दोस्तों नाटक के अंदर सब टेक्स्ट क्या होता है? सब टेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका आंसर है, संवादों का वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होने तथा दर्शकों का ध्यान बोले जाने वाले संवादों की बजाय अन्य शब्दों की ओर ले जाने को अंग्रेजी में सब टेक्स्ट कहा जाता है। ये दोस्तों आपको कुछ समझ में आया? मैं फिर से पुनः दोहरा देता हूँ कि संवादों का वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होने तथा दर्शकों का ध्यान बोले जाने वाले संवादों की बजाय अन्य संवादों की ओर ले जाने को अंग्रेजी में सब टेक्स्ट कहा जाता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारा जो 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, कहानी क्या है? कहानी क्या है इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है, किसी घटना पात्र समस्या का वर्णन जिस परिवेश या द्वंद्व हो कथा में क्रमित विकास के साथ उत्कर्ष का चरम बिंदु भी हो उसे कहानी कहा जाता है। किसी घटना पात्र समस्या का वर्णन जिसमें परिवेश एवं द्वंद्व हो कथा में क्रमित विकास के साथ उत्कर्ष का चरम बिंदु भी हो उसे कहानी कहते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में अंतर स्पष्ट करना है। जो दोस्तों पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में अंतर क्या है उसको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर है, पत्रकारीय लेखन का संबंध वास्तविक घटनाओं समस्याओं और मुद्दों से होता है। दोस्तों पत्रकारीय जो लेखन है उनका संबंध वास्तविक घटनाओं समस्याओं और मुद्दों से होता है, जबकि जो साहित्यिक लेखन का संबंध है वो कल्पनाओं से होता है। किससे होता है दोस्तों? कल्पनाओं से होता है जिसमें भाव विचार व अनुभूति जुड़ी होती है। पत्रकारीय लेखन समसामयिक होता है और साहित्यिक लेखन भूत भविष्य व वर्तमान से संबंधित होता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आपको 101% ये प्रश्न बहुत खतरनाक वाला प्रश्न है और एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि एक तो आपका पत्रकारीय लेखन क्या होता है, एक आपका साहित्यिक लेखन क्या होता है, इनके अंदर क्या अंतर है इसके बारे में भी बताना है। तो इसका दोस्तों ये मैंने शानदार उत्तर लिख करके आपको बताया है। एग्जाम के अंदर आए तो फटाक देनी से लिख लेना है, शानदार तरीके से लिखना है इसको, एक भी नंबर एग्जामिनर काट नहीं सके इतना खतरनाक वाला पेपर बनाना है, लिखना है। और उससे भी नेक्स्ट शानदार प्रश्न आया है कि उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। दोस्तों मेरा ये 101% में आपको ये
क्या कहता हूँ दोस्तों, एक खतरनाक वाली बात बता रहा हूँ कि जो आपकी उल्टा पिरामिड शैली है ये 101% एग्जाम के अंदर आने वाली है। इसको दोस्तों आप इसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये बड़े प्रश्न के रूप में भी आ सकती है या छोटे प्रश्न के भी रूप में आ सकती है। 100% एग्जाम के अंदर उल्टा पिरामिड शैली से प्रश्न आने वाला है। इसको आप जितने भी इसके जो पॉइंट है इसकी विशेषता है उसको याद जरूर करके जाए। ये मेरा कहना है, आपको 2 नंबर या 3 नंबर 100% इस प्रश्न से मिलने वाले हैं। उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं पर चर्चा करनी है। तो दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली की पहली विशेषता है, सबसे पहले समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के अंदर सबसे पहले समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है। दूसरा है उसके बाद घटते क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। दोस्तों इसकी 2 विशेषता है कि सबसे पहले समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है, उसके बाद घटते क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। दोस्तों ये उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता है। इनकी और भी विशेषता है वो याद करके जाए। एग्जाम के अंदर उल्टा पिरामिड शैली के संबंधित 100% प्रश्न आने वाला है। फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, याद करके जाए। नहीं मिले तो मैं आपको जब बोर्ड आपका पेपर होगा वह पेपर भी मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ और आपको एक एक प्रश्न उस मेरे द्वारा करवाए गए हर एक प्रश्न को मैं याद दिलाऊंगा कि उस दिन मैंने कहा था कि ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आएगा और ये आपको छपने वाला प्रश्न है। दोस्तों आप याद करके जरूर जाएं। नेक्स्ट हमारा जो छठा प्रश्न है कि सरस ताम रस गर्म विवाह पर, सरस ताम रस गर्म विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, नाच रही तरु शिखा मनोहर से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है, प्रातःकाल होते ही सूर्य का लाल प्रकाश पेड़ों की शाखाओं पर पड़ता है। दोस्तों सुबह सुबह हमारा जो प्रातःकाल होते ही जो सूर्य का लाल प्रकाश है वो पेड़ों की शाखाओं पर पड़ता है। वहाँ से सूर्य का प्रकाश छन छन कर चारों तरफ हरियाली पर फैल जाता है और उस समय प्रतीत होता है कि पेड़ की शाखाएं कमल के फूल के बीच प्रसन्न होकर नाच रही है। क्या खतरनाक वाला प्रश्न है दोस्तों। प्रातःकाल होते ही सूर्य का लाल प्रकाश पेड़ों की शाखाओं पर पड़ता है, वहाँ से सूर्य का प्रकाश छन छन कर चारों तरफ हरियाली पर फैल जाता है और उस समय प्रतीत होता है कि पेड़ की शाखाएं कमल के फूल के बीच प्रसन्न होकर नाच रही है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या करूं आज जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही क्या करूं आज जो नहीं कही, उक्त पंक्तियों में नियत मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, कवि का भाव यह है कि उनका समस्त जीवन दुखों और अभावों में व्यतीत हुआ है। कवि का भाव यह है दोस्तों कि उनका समस्त जीवन दुखों और अभावों में व्यतीत हुआ है। पहले पत्नी और फिर पुत्री का असामयिक देहांत हुआ। कवि ने अपनी दुख गाथा कभी किसी से नहीं कही, इसलिए वह कहते हैं, जो आज तक नहीं कहा उसे अब क्या कहूँ, जो आज तक नहीं कहा किसी को उसे अब क्या कहूँ। दोस्तों आप भी कवि की तरह मेहनत करिए, किसी को कुछ मत कहिए दोस्तों, और अपनी मेहनत के बलबूते पर काम करते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इसका दोस्तों आंसर है कि जयशंकर प्रसाद अपनी दोस्तों ये साहित्यिक परिचय दिया है, ठीक है ना। ये साहित्यिक परिचय के बारे में पूछा तो साहित्य के बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में दोस्तों हम इसका आंसर है कि जयशंकर प्रसाद अपनी रचनाओं में भारत भूमि की महिमा, भारतीय जीवन मूल्यों, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय जागरण आदि का स्वर व्यक्त किया। उन्होंने झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि काव्य, अज्ञातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामिनी आदि नाटक, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास, आंधी, इंद्रजाल, आकाशद्वीप आदि कहानी संग्रह की रचना की है। ये दोस्तों आपका शानदार वाला जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ये एक तो ये दोनों हैं, तो दोनों में से आपको एक जरूर याद करके जाएं। इसमें से यह जयशंकर प्रसाद अधिकतर एग्जाम के अंदर आता है, तो जयशंकर प्रसाद भी महत्वपूर्ण है और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ करके जाए, क्योंकि ये अच्छे कवि है। तो एग्जाम के अंदर जयशंकर प्रसाद तो हर एग्जाम के अंदर पिछले सालों के आप जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उनको वापस उठा कर देखोगे तो जयशंकर प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको अच्छी तरीके से याद करके जाएं, ठीक है ना।
एग्जाम के अंदर आ सकता प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रारंभ में छायावादी फिर प्रगतिवादी काव्य धारा के उन्नायक कवि माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी दोस्तों जो निराला थे वो प्रारंभ में छायावादी फिर प्रगतिवादी काव्य धारा में उन्नायक माने जाते हैं। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा निराला की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा जो निराला की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला ने सुकुल की बीबी, नीली आदि कहानियाँ तथा अप्सरा, अलका, प्रभावती, कुल्ली भाट आदि उपन्यास लिखे थे। ये दोस्तों निराला का साहित्यिक परिचय दे दिया है। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है और इसको पॉइंटों में लिख करके आओगे तो आपको बहुत अच्छा जो है नंबर देंगे दोस्तों। पहले आप इसकी क्या याद करो, मान लो इसकी पहले जो प्रबंधात्मक काव्य है इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ याद करिए। उसके बाद दोस्तों इसके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है उनके आप उपन्यास याद करिए, उसके आप कहानियाँ याद करिए। तो उसको आप अच्छी तरीके से ढंग से लिख करके आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 9वें प्रश्न की। 9वें प्रश्न है निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है। निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है, तो इसका आंसर है दोस्तों शुक्ल जी के समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में प्राय बातचीत करते समय निस्संदेह इत्यादि शब्द का अत्यधिक प्रयोग करते थे। वहाँ पर उर्दू भाषी लोगों को उनकी वह बोली कुछ अनोखी लगती थी और इस कारण उन्होंने शुक्ल जी की मंडली वालों का नाम निस्संदेह लोग रख दिया था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया, तो इसका आंसर है शुक्ल जी के समवयस्क जो हिंदी प्रेमियों की मंडली में प्राय बातचीत करते समय निस्संदेह इत्यादि शब्द का अत्यधिक प्रयोग करते थे। वहाँ पर उर्दू भाषी लोगों को उनकी वह बोली कुछ अनोखी लगती थी, तो इस कारण उन्होंने जो शुक्ल जी की मंडली वालों का नाम क्या रख दिया दोस्तों, निस्संदेह लोग रख दिया था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 10वें प्रश्न की। आपका 10वां प्रश्न है कि लेखक के संग्रहालय से नेहरू जी का किस तरह का संबंध दिखाया गया है। पाठ कच्चा चिट्ठा के आधार पर बताना है। लेखक के संग्रहालय से नेहरू जी को किस तरह का संबंध दिखाया गया है, पाठ कच्चा चिट्ठा के आधार पर बताना है। तो इसका आंसर है लेखक नेहरू जी से ही संग्रहालय के नए भवन का शिलान्यास कराना चाहते थे। जो लेखक है वो नेहरू जी के ही संग्रहालय के नए भवन का शिलान्यास कराना चाहते थे। नेहरू जी ने बम्बई के विख्यात इंजीनियर से भवन का नक्शा बनवाया और निश्चित समय पर भवन का शिलान्यास किया। इससे स्पष्ट है कि नेहरू जी का संग्रहालय से गहरा संबंध था। नेहरू जी से संग्रहालय से क्या था दोस्तों, गहरा संबंध था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न आपको दोस्तों फिर से फणीश्वर नाथ रेणु अथवा असगर वजाहत में से किसी एक साहित्यक का परिचय दीजिए। दोस्तों ये दो प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको दोस्तों पहले ब्लूप्रिंट पढ़ना है, ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी करनी है। दोस्तों मेरा विशेषतः कहना है कि आपको पहले से सिलेबस आपको अच्छी तरीके से ध्यान में होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कितने प्रश्न आएंगे और कितने चैप्टर आएंगे। दोस्तों कई प्रश्न मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने ब्लूप्रिंट गलत करवा दिया, ऐसा करवा दिया, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। आपको खुद को ये ध्यान होना चाहिए कि कोरोना काल के अंदर सरकार ने कुछ चैप्टर कम किए हैं, तो कटे हुए चैप्टरों को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आने वाला है। जो मैंने ब्लूप्रिंट इस चैनल पर करवाए गए हैं वह आप एक बार ज़रूर देखें, उसको ढंग से समझें और ढंग से समझने के बाद उसको एक एक पार्ट का रिवीजन करें, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु अथवा असरगत वजाहत में किसी एक साहित्यकार का परिचय देना है। तो दोस्तों फणीश्वर रेणु ने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जनजीवन और वातावरण का चित्रण किया है। मेला अंचल प्रतिपरिकता उनके उपन्यास तथा ठुमरी, अगिनखोर, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक आदि कहानियाँ संकलन की है। दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु है। और नेक्स्ट हमारा आत्वा के अंदर थे असरगत वजाहत ने इसका जो साहित्यिक परिचय वो देते हैं। असरगत वजाहत ने प्रारंभ में अनेक पत्र पत्रिकाओं के लेखन के पश्चात कहानी, उपन्यास व निबंध लिखे। इनकी भाषा में गार्भ्य सशक्ति, भावाभिव्यक्ति और व्यंग्यात्मकता है। इन्होंने दिल्ली पहुँचना है
क्या दोस्तों दिल्ली पहुंचना है, आदि बानी, मैं हिंदू हूँ, उपन्यास है दोस्तों इनके, रात के जागने वाले, कहानी संग्रह, वीर गति, समधिन आदि इसके नाटक है। ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है और इसको भी आपको ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हमारा जो 12वां प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। सूरदास पाठ के आधार पर नाइक राम के इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है, नाइक राम के उक्त कथन के पीछे नियत भाव था कि आग चूल्हे से नहीं लगी बल्कि किसी दुश्मन ने बदला लेने हेतु सूरदास की झोंपड़ी है, जिससे सूरदास का भारी नुकसान हो जाए, आग लग गई। ठीक है ना। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है कि नाइक राम के उक्त कथन के पीछे नियत भाव था कि आग चूल्हे से नहीं लगी बल्कि किसी दुश्मन से बदला लेने हेतु सूरदास की झोंपड़ी है, जिससे सूरदास को भारी नुकसान हो जाए, आग लगाइए। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। आपके 13वां प्रश्न है, पत्र की जाति से लेखक का क्या अभिप्राय है। आरोहण पाठ के आधार पर पत्रों के कोई 2 प्रकार भी बताइए। ठीक है ना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि इसका पत्र की जाति से आशय है कि पत्र किस प्रकार का है और जिस अग्निशीय, ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक, सैंडस्टोन, सिलिका आदि पर्वतारोही इन पत्थरों की जाति अर्थात रूप, रंग और मजबूती को पहचान कर ही पर्वत पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, आरोहण पाठ के आधार पर हमने दिया है। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है, पर्वतारोहण संस्थान से क्या आशय है। पर्वतारोहण संस्थान से क्या आशय है दोस्तों। वर्तमान में पर्वतों पर चढ़ने की शिक्षा दी जाती है। वर्तमान में पर्वतों पर चढ़ने की शिक्षा दी जाती है। इनमें विभिन्न उपकरणों की सहायता से, गाइडों के सहयोग से पर्वतों पर चढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। अतः ऐसी पाठ्यचर्या के अनुसार पर्वतों पर चढ़ने की शिक्षा प्रशिक्षण देने वाली संस्थान का पर्वतारोहण संस्थान कहते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि पर्वत पर चढ़ने का जो अभ्यास और जो प्रशिक्षण होता है वो उसे क्या देने वाली जो संस्थाएं होती है उसको पर्वतारोहण संस्थान कहते हैं। एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि पर्वतारोहण से आप क्या समझते हो, पर्वतारोहण से क्या आशय, संस्थान से क्या आशय है। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। 15वां प्रश्न है, बावड़ियाँ किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है दोस्तों, बावड़ियाँ किसे कहते हैं। वह दोस्तों बावड़ियाँ उसे कहते हैं कि बावड़ी उस बड़े और चौड़े सीढ़ीदार कुएं को कहते हैं जिसका आकार एक छोटे से तालाब जैसा होता है। हमारे देश के ऐतिहासिक अभिलेखों में जल के संचयन के लिए तालाबों के साथ ही बावड़ियों का भी उल्लेख मिलता है। क्या दोस्तों बावड़ी उस शहर और चौड़े सीढ़ीदार कुएं को कहते हैं जिसका आकार एक छोटे से तालाब जैसा होता है। हमारे देश में ऐतिहासिक अभिलेखों के में जल के संचयन के लिए तालाबों के साथ ही बावड़ियों का भी उल्लेख मिलता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और मेरा आपसे सवाल है कि राजस्थान के अंदर बावड़ियों का शहर किस शहर को कहते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देवे। नेक्स्ट हमारा जो 16वां प्रश्न है कि प्रेमगन की स्मृति छाया अध्याय में चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया गया है। इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि चौधरी साहब आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनका पहनावा और एवं कंधे पर लटके बाल उनके भव्यता प्रदान करते थे। दिल से खास हिंदुस्तानी रईस थे। उनके यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में उनकी रईसी टपकती थी। चौधरी साहब वाकपटु एवं हाजिरी जवाब थे। लोगों को बातों द्वारा मूर्ख बनाने में उनकी काफ़ी आनंद आता था। वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के अभिन्न मित्र एवं हिंदी साहित्य प्रेमी थे। साहित्यिक मित्रों के आव भगत वह पूरे मनोयोग से करते थे। स्वयं हाथ बढ़ाकर वह कोई कार्य नहीं करते थे। दोस्तों स्वयं हाथ बढ़ाकर वह कोई कार्य नहीं करते थे। और ये दोस्तों शानदार वाला प्रश्न है। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ सकता है, आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 16वें के अथवा का प्रश्न। अथवा का प्रश्न है दोस्तों, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे को दृष्टांत क्यों बनाया। लेखक ने दोस्तों जो धर्म का रहस्य है उनको जानने के लिए क्या बनाया दोस्तों, घड़ी के पुर्जे का क्या बनाया, दृष्टांत क्यों बनाया, इसके बारे में बताना
हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है कि घड़ी पुर्जे के सारे समय व्यक्त करती है। घड़ी दोस्तों पुर्जे के सारे समय व्यक्त करती है। उसी प्रकार धर्म का स्वरूप कुछ नियमों सिद्धांतों पर टिका होता है। दूसरा है दोस्तों कि घड़ी से ऊपर से दिखाई देने वाली उसकी सुइयों में समय ज्ञात करना का प्रयोजन पूरा होता है। धर्मोपदेश भी कहते हैं कि श्रोता को धर्म के उपदेश के रूप में धर्म के ऊपरी स्वरूप को ही सुनने और मानने के लिए कहा जाता है। तीसरा है बंद या खराब घड़ी बिना पुर्जे देखे ठीक नहीं हो सकती है। उसी प्रकार धर्म का स्वरूप भली प्रकार जाने बिना श्रोता को धर्मोपदेश से उचित लाभ नहीं हो सकता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 17वां प्रश्न की। 17वां प्रश्न है भाग्य को किन किन उदाहरणों से भरत ने दोषी ठहराया, प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों भाग्य को किन किन उदाहरणों से भरत ने दोषी ठहराया, इसको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो इसका आंसर है दोस्तों भरत कहते हैं कि विधाता से श्री राम को मेरे प्रति स्नेह नहीं देखा गया। दोस्तों भरत कहते हैं कि विधाता से श्री राम का मेरे प्रति क्या नहीं दिखाया गया दोस्तों, स्नेह नहीं देखा गया। उन्होंने कुमाता के बहाने मेरे और श्री राम के मध्य दूरी पैदा कर दी है। दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर मैं सुपुत्र हूँ तो मेरी माता कुमाता कैसे हो सकती है, क्योंकि जैसा फूल होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं अन्य किसी को दोष न देकर अपने समुद्र के समान अथवा दुर्भाग्य को ही दोषी देता हूँ। हर तरह से भाग्य मेरे लिए अहितकारी है, जिसके कारण प्रभु श्री राम से मुझे बिछोह सहना पड़ रहा है। ये दोस्तों इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 17वां का ही अथवा का प्रश्न है कि कवि विद्यापति के पदों में प्रकृति से उद्दीपित विरह चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। कवि विद्यापति के पदों में प्रकृति से उद्दीपित विरह चेष्टाओं का वर्णन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कवि विद्यापति ने नायिका राधा के विरह चेष्टाओं की प्रकृति माध्यम से व्यक्त किया है। सावन मास में होने वाली वर्षा को देखकर, सुंदर खिले पुष्पों को देखकर तथा कोयल व भंवरे के मधु गान को सुनकर राधा को अपने प्रिय श्री कृष्ण की याद तीव्र वेदना से भर देती है। इसलिए वह अपने आँख और कान को ढक व बंद कर लेती है और प्रिय के वियोग में प्रकृति के साथ उपालंब उसे दुखदायी प्रतीत होते हैं। ये दोस्तों इसका क्या है, राइट आंसर है। और इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है, एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम 18वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास जी के चरित्र का विवेचन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि बालक मिठुआ के इस प्रश्न पर कि कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो हम क्या करेंगे के उत्तर में सूरदास कहता है कि हम 100 लाख बार ही उसे फिर बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, हम 100 लाख बार ही उसे फिर बनाएंगे। ये कथन उसके बदले के भाव से मुक्त पुनर्निर्माण के विश्वास को व्यक्त करता है। ये दोस्तों इसका भाव स्पष्ट कर दिया पहले हमने। उसके बाद दोस्तों सूरदास अंधा होते हुए भी अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों का सामना करने का साहस रखता था। दोस्तों सूरदास जी थे वो अंधे होते हुए भी अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों का सामना करने का साहस रखते थे। और आपको भी क्या रखना है दोस्तों, आप अंधे नहीं हो दोस्तों। सूरदास अंधे थे, आप अंधे नहीं, तो आपके 2 आंखें भगवान ने दी है। अगर आप कोई भी आप में से जो पढ़ रहे हो उसमें से थोड़े भी अंधे हो तो अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों और समस्याओं से लड़ने का प्रयास करिए और हर हाल में आप उन सभी समस्याओं को लड़ने में सफल होगे और आपके अपने माता पिता के नाम रोशन करने में और देश को प्रगति के मार्ग पर या पथ पर आगे बढ़ने के लिए आप थोड़ी सी हेल्प 100% कर पाओगे दोस्तों। और इसी के साथ तीसरा जो हमारा पॉइंट है, सब कुछ जल जाने के बाद भी वह जीवन को एक खेल मानते हुए सहनशील बना रहता था। दोस्तों सब कुछ जल जाने के बाद भी वह जीवन को एक खेल मानते हुए खेल मानते हुए सहनशील बना रहे थे।
बना रहता था। नेक्स्ट होता है वह संकल्प का धनी था। संकल्प दोस्तों, आपको भी संकल्प का धनी होना चाहिए, आपको भी एक संकल्प लेना चाहिए। वह संकल्प का धनी था, इसलिए वह 100 लाख बार बनाने की बात को अति सहजता से कह देता है। वह संकल्प का धनी था, इसलिए वह 100 लाख बार बनाने की बात को अति सहजता से कह देता है। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि सूरदास 100 लाख बार बनाने की बात बाल सुलभ ढंग से जिस सरलता से कहता है, वह सरलता, वह सहजता ही उसके आशावादी व्यक्तित्व को उजागर कर देती है। वह सहजता ही उसके आशावादी जो व्यक्तित्व है उसको क्या कर देती थी, उजागर कर देती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 18वें का 8वां का प्रश्न है कि आरोहण कहानी के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन का वर्णन कीजिए। दोस्तों, आरोहण कहानी के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन का क्या करना है, शानदार वर्णन करना है। तो इसका आंसर है दोस्तों, आरोहण पाठ के अनुसार पहाड़ी लोगों का जीवन कष्टों एवं संघर्षों से भरा होता है। आरोहण पाठ के अनुसार दोस्तों जो पहाड़ी लोगों का जीवन है वो कष्टों और संघर्षों से भरा होता है। वहाँ पर पैदल या घोड़ों की सवारी करके चलना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं अधिक आती है, भूस्खलन, अतिवृष्टि एवं बर्फबारी जैसे गांव उजड़ जाते हैं। पहाड़ों पर खेत छोटे और ढलवा होते हैं, उनमें उपज कम होती है और मेहनत अधिक करनी पड़ती है। पहाड़ी लोगों को अभाव में ग्रस्त रहना पड़ता है, शिक्षा का अभाव रहता है तथा वहाँ पर औरतें घर का, खेती का और ईंधन लाने का काम करती है। उन्हें पशुओं के लिए चारा, घास काट कर लाने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। पहाड़ी लोग जीविका निर्वाह के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। वे सर्दियों में बर्फबारी से काफ़ी कष्ट उठाते हैं। दोस्तों, पहाड़ी में रहने वाले लोगों को सर्दियों के अंदर दोस्तों बर्फबारी में उन्हें बहुत कठोर कष्ट का उठाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक नल होता है पानी का और कठोर सर्दी और बर्फबारी के कारण उस जो नल में पानी होता है वो बर्फ में रूप में बदल जाता है, फिर उसमें पानी भी नहीं आता है। तो उसको फिर से साइड में आग जला करके उस पानी को पिघला करके फिर जो नल है उसको ऑन करते हैं तो फिर पानी आता है। ये जो आपके पर्वता में रहने वाले, जो पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए कठिन समस्याएं हैं। नेक्स्ट दोस्तों 19वां प्रश्न आपका था, सप्रसंग वाक्य कीजिए। वो उसको आप करना सीखिए और उससे प्रैक्टिस करिए। मैंने नहीं करवाया क्योंकि बड़ा था और इसके बाद मैंने सीधा करवाया है आपका 21वां प्रश्न। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में सार गर्भित निबंध लिखना है, इसके बारे में बताया है। ठीक है ना। तो हमारा जो इसका आंसर है, मैंने एक निबंध दिया दोस्तों कि आपका जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। दोस्तों आपका ये 21वां प्रश्न है, निबंध जो कोरोना वायरस 21वीं सदी की बहुत बड़ी महामारी थी इस पर लिखना है। तो पहले आपको इस प्रकार से दोस्तों आपको हेडिंग लगानी है, उसके बाद दोस्तों इसको हल करना है। तो दोस्तों इसके अंदर जो संकेत बिंदु है ये आपको दिख रही है कि आपको क्या क्या लिखना है। प्रस्तावना लिखना है, कोरोना वायरस लक्षण एवं बचाव के तरीके, कोरोना वायरस महामारी पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा और उपचार लिखना है। दोस्तों पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको पहले क्या करना है, इस प्रकार के नीचे अंडरलाइन करके और उसको इस प्रकार से हाईलाइट करके आपको दर्शाना है। इसका मैं वाक्य समझाता हूँ कि सन 2020 के प्रारंभ से ही कोरोना वायरस के रूप में जो महामारी फैल रही है उसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया है। इस महामारी के कारण विश्व के समृद्ध से समृद्ध देशों की स्थिति दयनीय हो गई है। वर्ष 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में पहली बार प्रकाश में आए कोरोना वायरस संक्रमण ने विश्व के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घातक कोरोना वायरस को आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा है, जिसमें को का अर्थ कोरोना, वी का अर्थ वायरस तथा डी का अर्थ डिजीज यानी बीमारी है। चूंकि इस विषाणु की पहचान पहली बार 31 दिसंबर 2019 को चीन में हुई थी, अंत में वर्ष 2019 का जो 19 अंक है उसको लिया गया है। ये दोस्तों इसके बारे में पृष्ठभूमि तैयार करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है कि कोरोना वायरस लक्षण एवं बचाव के तरीके क्या है। इसके दोस्तों लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं, जो सूखी खांसी, गले में खराश, नहीं संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, सिर में तेज दर्द, सूखी खांसी, गले में खराश और दर्द आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जाने जा रही है। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है, खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट आदि की बीमारी है। बचाव के तरीके क्या है दोस्तों, इसके लिए क्या हो सकते हैं, घातक हो सकता है।
उसके बाद दोस्तों आपको बचाव के तरीके बताने हैं। उसमें दोस्तों मैंने हाईलाइट नहीं किया है, तीसरा पॉइंट ये बचाव के तरीके बताना है, 4 पॉइंट लगाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए। इसके लिए अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर या नाक को टिश्यू या रुमाल से बांध ढक कर रखना चाहिए। अपने हाथों में बार बार आंख, नाक या मुंह से न छुए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं। मास्क का प्रयोग करें और टीका यानी टीका वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस प्रकार से आपको इसके बारे में तो लिख ही सकते हो काफ़ी पेज, ये तो कोई कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस क्या था। ये दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है कोरोना वायरस महामारी का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या है। इस वैश्विक महामारी से बचाव, रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास हेतु विश्व के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन, आइस आइसोलेशन, क्वारंटाइन की नीति अपनाई गई थी। संक्रमण के भय से लगभग समस्त सामाजिक गतिविधियां, उत्सव आदि बंद हो गए। आर्थिक गतिविधियों की बंद हो गई जाने से लोगों के रोजगार और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इससे न केवल निर्धनता के परिणाम और घातक में भारी वृद्धि हुई और इससे खाद्य असुरक्षा में वृद्धि होती है, उत्पादन में कमी आदि से सामाजिक जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ और इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया था। ये दोस्तों नेक्स्ट अंत में हमको लिखना है उपसार। क्या लिखना है? उपसंहार लिखना है। कोरोना वायरस जो 21वीं सदी की भयंकर महामारी है, इससे संपूर्ण विश्व को घेर लिया है और इस महामारी से स्वयं को बचाते हुए प्रत्येक नागरिक दूसरों को हित चिंतन करे और जान भी है इस कथन को सिद्ध करते हुए देश व समाज के समृद्धि में सभी को योगदान देना चाहिए। ये दोस्तों आपका हिंदी साहित्य का दूसरा मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए और मेहनत करिए, ब्लूप्रिंट के आधार पर अपनी तैयारी जरूर करते रहिए। इसी प्रकार मैं इसका सभी मॉडल पेपर इस चैनल पर डाल दूंगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिए और सेशन को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।